आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये वो टॉपिक है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। इसको लिखते हैं, इसका सिंबल है KW। हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, वो क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेटेड एसिड हो जाएगा, और जो हाइड्रोक्साइड आयन होगा वो इसका कॉन्जुगेटेड बेस की तरह एक्ट करेगा। तो एसिड बेस कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत हेल्प करेगा हायर क्लासेस। तो दो तरह के बफर सॉल्यूशंस होते हैं, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया हमने विद एनसीईआरटी एक्टिविटीज। अब उसमें अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज का चैप्टर है बच्चों एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स। तो एसिड बेसिस सोल्ट में अगर मैं आपसे पूछूं तो एसिड का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है, या अगर मैं बेस लिखता हूं तो आप क्या सोचते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं ना कि वो सब्सटेंस जो आप अभी तक आपने पढ़ा है हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है वो एसिड हो जाता है, जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है वो बेस होता है, और इनके जब रिएक्शन करवाते हैं एसिड और बेस की आपस में तो सोल्ट की फॉर्मेशन होती है, और ऐसे रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन। लेकिन मैं इस चैप्टर में, मैं इस टॉपिक में आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट नई चीजें बताने वाला हूं जो आपको कहीं पे भी कोई भी नहीं पढ़ाएगा 10th क्लास लेवल में। सबसे पहली बात, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आप में से शायद 99% लोगों ने सुना ही नहीं होगा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज बफर। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अगर आपको इन दोनों का आइडिया नहीं है तो आप पीएच के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे बच्चे। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर और बफर के बारे में अच्छे से डिटेल में बात करने वाले हैं। तो विदाउट एनी डिले अब थोड़ा सा हम टॉपिक की तरफ जाते हैं, थोड़ा और डिटेल में टॉपिक की बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको दिखाता हूं, ये इस तरह से पीएच स्केल होता है। क्या होता है वो भी बताऊंगा। आप देख रहे हैं डिफरेंट वैल्यू 0 से लेकर 14 तक। तो ऐसा स्केल जहां पे 0 से 14 तक की वैल्यू होती है वो क्या कहलाता है, पीएच स्केल। अब आपने अभी तक आप जो स्केल देखा है उसमें क्या देखा है, उसमें सेंटीमीटर लिखा होता है, इंचेस लिखा होता है। आप कहोगे सर क्या नया, एक नया ही टाइप का स्केल आपने तो बता दिया। ये स्केल हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको वाटर भी दिख रहा है, मिल्क भी दिख रहा है, कॉफी भी आपको दिखाई दे रही है। ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस हैव ए स्पेसिफिक वैल्यू जिसको हम पीएच वैल्यू कहते हैं, और पीएच वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी डे टू डे लाइफ में। ठीक है, तो पीएच क्या होती है। अब आप कहोगे सर चैप्टर तो एसिड बेसिस सोल्ट है, आप कहाँ पीएच पे पहुंच गए। तो बेटा जब भी हम एसिड बेसिस और सोल्ट की बात करते हैं तो हम क्या पूछते हैं अपने आप से कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, यही तो कहते हैं। तो पीएच स्केल एक ऐसा मेथड है जिससे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मेजर करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की। आपका कोई भी सॉल्यूशन है, अब इसमें दो लेटर्स आपको दिखाई रहे हैं, पी पोन्टेज एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर, और दूसरा वर्ड है इसमें बेटा एच जो कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को शो करता है। और इसके लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत जरूरी है, जो कि एक मिक्सचर होता है अलग अलग इंडिकेटर्स का, जो डिफरेंट कंसंट्रेशन में डिफरेंट कलर शो करते हैं हाइड्रोजन आयंस के लिए, जैसे हम पीएच को मेजर कर रहे हैं। और ये देखिए, ये मिड पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे पीएच 7 जिसको हम न्यूट्रल कहेंगे। 7 से कम मतलब 0 की तरफ हम जाते हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ता है, और जब 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। जब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। और जब बेस की तरफ जा रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन तो कम हो रही है और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ये बेसिक सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब बात करते हैं पीएच को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, और जो मैंने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उसका आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों वो इंपॉर्टेंट थे। तो पीएच की डेफिनेशन आपको पता चल गई होगी, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ गिवन सॉल्यूशन इज नोन एज पीएच, और इसकी रेंज होती है बच्चों 0 से 14 तक। तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पी पोन्टेज के लिए है, अब आप समझ चुके हैं। तो यहां पर दो कंपोनेंट्स हैं, एक है हाइड्रोजन आयन जिसको पीएच कह रहे हैं हम, एक हाइड्रोक्साइड आयन जिसको हम पीओएच को कह रहे हैं। तो एक तरफ नेगेटिव लॉग है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का, लॉग एच पॉजिटिव, और दूसरी तरफ नेगेटिव लॉग है हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन का जिसको लोग ओएच नेगेटिव कह रहे हैं। नटशेल में हम क्या लिख सकते हैं, पीएच इज इक्वल टू लॉग एच पॉजिटिव और ओएच नेगेटिव। इज इट सो। चलिए ये आप और अच्छे से समझेंगे जब मैं कहूंगा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये वो टॉपिक है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। इसको लिखते हैं, इसका सिंबल है KW।
इट इज द सिंपल वर्ड्स में इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। चीज वही है जो पीएच में हम कर रहे थे। के डब्ल्यू क्या हो गया, के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव। यहां तक बात बिल्कुल सिंपल है। ये जो के डब्ल्यू की वैल्यू है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो के डब्ल्यू इज टेम्परेचर डिपेंडेंट और इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जहां पे भी समझ में ना आए बेटा तुरंत आप पूछ लेना, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। वाटर जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है ये बड़ा यूनिक है। प्योर वाटर जो है बच्चों वो एसिड की तरह भी बिहेव करता है और वो बेस की तरह भी एक्ट करता है। प्योर वाटर एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। ठीक है। एक मॉलिक्यूल जो होगा वाटर का वो तो क्या करेगा, प्रोटॉन डोनेट करेगा, प्रोटॉन डोनर की तरह एक्ट करेगा। और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो वाटर का प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह एक्ट करेगा। तो एक हो गया प्रोटॉन डोनर, दूसरा हो गया प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो क्या होता है, एसिड होता है। जो एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, बेस। तो एक ही टाइम पे ये दोनों तरह से बिहेव कर सकता है, एसिडिक भी और बेसिक भी। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए वाटर मॉलिक्यूल है, लिक्विड स्टेट में है तो ये एसिड की तरह भी एक्ट कर रहा है और ये बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है, एसिड और बेस। अब यहाँ पे एक रिवर्सिबल रिएक्शन के फॉर्म में इसको अगर हम शो करना चाहें तो ये हो गया हाइड्रोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। अब ये एसिड का कॉन्जुगेट बेस कौन सा हो गया, ये हो गया, ये कॉन्जुगेटेड बेस हाइड्रोक्साइड आयंस। और बेस का कॉन्जुगेटेड एसिड कौन सा हो गया, हाइड्रोनियम आयन। तो कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस समझ में आ गया। प्योर वाटर होता है न्यूट्रल जिसकी पीएच है 7। तो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो प्योर वाटर की पीएच लॉग एच पॉजिटिव के हिसाब से 10⁻⁻7। ये रिएक्शन 2 हो गया। तो रिएक्शन सॉरी इक्वेशन 1 हो गया। और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में हमने क्या लिखा था, दिस इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इक्वेशन 1 है। ये इक्वेशन 2 कर दिया हमने। अब अगर दोनों इक्वेशंस के हिसाब से देखें तो दोनों तरफ का नेगेटिव लॉग ले लीजिए, नेगेटिव लॉग ऑफ बोथ साइड्स इक्वेशन 1 में। तो माइनस लॉग के डब्ल्यू विल बी माइनस लॉग एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव। और ये कितना था, -7 था। ये कितना था, -7। तो टोटल कितना हो गया, 14। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 14 या पी ए डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एच प्लस पी ओ एच, दैट विल बी 14। समझ में आ गई बात। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, चलो आपको उससे शायद चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज यू आर हैविंग अ सॉल्यूशन जिसका पीएच है आपका, सॉरी पीएच तो हमें निकालना है, सॉल्यूशन का पीएच हमें फाइंड आउट करना है और जिसकी कंसंट्रेशन है 0.0015 मोल्स। इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपको निकालनी है, या इसका आप मैं डायरेक्टली कहूं पीओएच बताइए। चलिए पीओएच बताइए इसका। तो पीएच हमें पता है क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इज इट ओके, ठीक है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, या 1.5 माइनस में रहेगा सारा, माइनस log 10⁻²।
अब इसकी वैल्यू हम लॉग टेबल से निकालते हैं तो ये आती है 0.18 और माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 2 है, तो वैल्यू क्या हो गई 1.82। टोटल पीएच क्या होती है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये होता है 10⁻14। तो 14 माइनस, क्योंकि हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया H पॉजिटिव 14 सॉरी 1.2, तो OH नेगेटिव कितना बच गया 12.18। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा इंडिकेटर्स की। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि पीएच स्केल सोरेनसन ने डेवलप किया था, एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन, जहां पे हम हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में। तो इसकी वैल्यू 0 से 14 तक होती है, न्यूट्रल 7, 7 से कम एसिडिक और 7 से ज्यादा बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं। ये ऑलरेडी मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूं। अब जो सोरेनसन का पीएच स्केल है, अगर आप इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे प्योर वाटर तो हमारा क्या है 7 पीएच वाला, लेकिन सी वाटर हमारा जो है उसकी पीएच वैल्यू क्या है 8.3। इंपॉर्टेंट है। हमारा ब्लड जो होता है उसकी भी पीएच लगभग इसी रेंज में देखने को मिलती है। एसिड रेन वो भी तो वाटर है, देखिए 3 चीजें हैं, प्योर वाटर 7 पीएच, सी वाटर 8.3 पीएच एंड एसिड रेन नाम में ही एसिड है 5.6। तो सी वाटर तो अल्कलाइन हो गया, उसमें सोल्ट कंटेंट ज्यादा होता है ना, लेकिन एसिड रेन में एसिडिक कंपोनेंट ज्यादा है। इसी तरह जो HCl होता है, स्ट्रोंगेस्ट एसिड है, उसकी पीएच होती है 1, और जो स्ट्रोंगेस्ट बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड उसकी पीएच होती है 14। तो इस रेंज में सारे के सारे लाई करते हैं। अब इस पीएच को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, भाई कैसे पीएच का पता लगा सकते हैं, तो अलग अलग मेथड्स हैं। एक तो आपने कॉमन सिंपल अपने लैब्स में देखे होंगे, पीएच स्ट्रिप्स होती हैं, पीएच पेपर्स होते हैं, उनके हेल्प से हम कर सकते हैं। तो पीएच को हम मेजर कर सकते हैं पीएच स्ट्रिप की हेल्प से। एक होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है पीएच मीटर, उसके हेल्प से कर सकते हैं, वो हायर क्लासेस में आपको देखने को मिल जाएगा। और तीसरा जो मेथड होता है वो होता है, ये यहाँ पे हमने गलत लिखा, ये कैपिटल आएगा। तीसरा मेथड होता है पीएच इंडिकेटर्स का, जिसके बारे में अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहीं पे पीएच इंडिकेटर्स को डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्या था, एक की मैंने बात बता दी, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मैंने बता दिया, दूसरा वर्ड क्या था बफर। बफर उसके बारे में बताता हूं। देखो हमारे पास वैल्यू है 0 से 14 तक। अगर मान लीजिए कोई एसिड है, उसमें मैं कोई सब्सटेंस मिलाऊं, बेसिक सब्सटेंस मिलाऊं या बेस में एसिडिक सब्सटेंस मिलाऊं, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी पीएच चेंज होगी। तो वो सॉल्यूशन, वो सब्सटेंस जो उस पीएच चेंज को रजिस्ट करता है, वो क्या कहलाता है, बफर कहलाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ आपके चैप्टर के हिसाब से। तो देखिए बफर क्या है, इस सॉल्यूशन है which resist change in pH when a small amount of acid or base is added। ठीक है ना। और इसके लिए आपको कॉन्जुगेटेड एसिड बेस का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो एक जो मिक्सचर होता है वीक एसिड का एंड सोल्ट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस, और वीक बेस एंड सोल्ट ऑफ इट्स कॉन्जुगेटेड एसिड। देखिए क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि वीक एसिड है हमारे पास, और वीक एसिड के साथ क्या है, सोल्ट है कॉन्जुगेटेड बेस का। सिंपल वर्ड में आप याद रख सकते हैं एसिड के साथ बेस, और वीक बेस है तो इसमें सोल्ट है इसके कॉन्जुगेटेड एसिड का। तो कॉन्जुगेटेड एसिड बेस ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको कि वाटर मॉलिक्यूल है, एक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो हाइड्रोनियम आयन जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेटेड एसिड हो जाएगा, और जो हाइड्रोक्साइड आयन होगा वो इसका कॉन्जुगेटेड बेस की तरह एक्ट करेगा। तो एसिड बेस कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत हेल्प करेगा हायर क्लासेस। तो दो तरह के बफर सॉल्यूशंस होते हैं, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। अब हमारे पास मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, अब उसमें कौन सा बफर ऐड किया जाएगा, एसिडिक बफर क्या होगा, ये मिक्सचर है वीक एसिड का, और मैंने क्या बताया वीक एसिड प्लस सोल्ट। उस सोल्ट में क्या है, वीक एसिड और इसका कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस, और ये बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग। इसी तरह बेसिक बफर में क्या हो जाएगा, वीक बेस प्लस सोल्ट है इसका,
और सोल्ट में क्या है, वीक एसिड है, सॉरी वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, वीक बेस है, आप इसको डिसोशिएट करके देखिए, आपको फर्क समझ में आ जाएगा। ये जो सोल्ट है ना इसका, इसमें क्या है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका कॉन्जुगेट हो गया। क्लियर टू एवरीवन? अब ये काम कैसे करता है, ये बफर कैसे काम कर रहा है, ये बफर को बच्चों इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है बिटवीन एसिड एंड बेस। KW क्या था, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो है, कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक एसिटेट बफर है, उसका डिसोसिएशन होगा तो ये आयनिक फॉर्म मिल गई हमें उसकी। अब अगर इस सॉल्यूशन में ज्यादा हाइड्रोजन आयंस ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिटी लेफ्ट की तरफ बढ़ती है, हाइड्रोजन आयंस ऐड कर रहे हैं तो एसिडिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो जो पीएच है, जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो अनचेंज रहेगी। लेकिन अगर हम इसमें हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव आयन ऐड कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन आयन इसमें से रिमूव कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, बेसिसिटी 7 से 14 की तरफ बढ़ती है, तो हाइड्रोजन आयन यहां से रिलीज कर देंगे तो फिर से पीएच को हम कांस्टेंट रखते हैं। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट कि कैसे काम करता है हमारा बफर एसिडिक कंडीशन में और बेसिक कंडीशन। तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे बच्चों, एक तो आयनिक प्रोडक्ट और बफर, जो आपको पता ही होने चाहिए थे। हमारी बॉडी में इनबिल्ट मैकेनिज्म है, नेचर ने, भगवान ने अपने आप से बफर सिस्टम दिए हुए हैं, एंड यू विल बी सरप्राइज जब मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे हमारी बॉडी में अपने आप से बफर सिस्टम काम करते हैं। देखो हमारी बॉडी में दो तरह का फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, अब आपको ये भी पता होगा हमारे फूड के कंपोनेंट्स क्या है, या हमारे सर्कुलेशन में मेन चीजें क्या होती है, हीमोग्लोबिन सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, उसके अलावा प्रोटीन इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं, राइट और नॉट। और आयनिक बैलेंस बनाने के लिए कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयंस, ये आयनिक बैलेंस बनाएंगे। तो नेचर ने इनबिल्ट सिस्टम बना रखा है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ना बच्चों, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयंस हैं जो एक बफर सिस्टम बना देते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का काम हो गया। उसी के साथ साथ जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें फॉस्फेट बफर सिस्टम होता है। अब ये जो प्रोटीन बफर सिस्टम है ये दोनों में प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा में भी और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी। तो ये क्या क्या करेगा, प्रोटीन का नाम लेते ही सबसे पहले तो बिल्डिंग ब्लॉक कौन होते हैं उनके, अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड बफर हो गए, सारे के सारे प्रोटीन के लिए एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद ब्लड का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो 55% बनाता है ब्लड का, प्रोटीन जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं उनका बफर हो गया। एंड सर्कुलेशन के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के टाइम पे क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन से आरबीसीज भी मिलता है, तो ये एक अलग से बफर सिस्टम हो गया। तो हमारी बॉडी में भी अलग अलग टाइप के बफर सिस्टम्स प्रेजेंट है बॉडी फ्लूइड में, चाहे वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है चाहे वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है। अब आपको समझ आया होगा कि ये बफर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर एल्कलॉइड्स हो जाएगा, एल्कलॉइड कंडीशन ज्यादा हो जाएगी तो भी हार्मफुल है हमारे लिए, एसिडोसिस हो जाएगा तो भी हार्मफुल है हमारे लिए। कंटिन्यूस कोई भी प्रोसेस, कोई भी कंडीशन अगर रहती है तो इट इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। चलिए, तो ये तो बात हो गई पीएच की, कैसे वो काम करता है, कैसे उसको मेजर कर सकते हैं। अब हमारे डे टू डे लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है उसकी भी बात कर लेते हैं। पीएच इन एवरीडे लाइफ, क्या हमारी लाइफ पीएच सेंसिटिव है, क्या प्लांट्स की लाइफ पीएच सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव है, हाईली सेंसिटिव है। हमारी बॉडी सबसे अच्छा काम करती है 7 to 7.8 पीएच में। अब अगर इससे कम या ज्यादा होती है तो कैसे अफेक्ट होती है हमारी बॉडी, आपने एसिड रेन के बारे में सुना है ना। अब हम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म एक नैरो पीएच रेंज को ही टॉलरेट कर सकते हैं, उसी में सर्वाइव कर सकते हैं। अब जो रेन वाटर है उसकी पीएच अगर 5.6 से कम हो जाती है तो हम उसको एसिड रेन कहते हैं। अब जब ये रेन वाटर जाएगा रिवर्स में तो वहां का जो पानी था उसकी पीएच को भी तो ये कम कर देगा, जो पीएच 7 थी या उसके आसपास थी, अगर प्योर वाटर नहीं है तो उसकी पीएच को लोअर कर दिया, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन वहां पे बढ़ गई, एसिडिक नेचर उसका बढ़ा दिया। तो वहां पे जो एक्वेटिक फॉर्म्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स है, ज़ूप्लैंक्टन्स है, एक्वेटिक प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनकी लाइफ मुश्किल हो जाती है। तो सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ बिकम्स डिफिकल्ट। चलिए, दूसरा हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को कैसे अफेक्ट करता है। 3 तरह की सॉइल होती है, एसिडिक, बेसिक जिसको हम एल्कलाइन कहते हैं, और न्यूट्रल सॉइल। न्यूट्रल सॉइल बच्चों बेस्ट है
आइडियल कंडीशन है प्लांट की ग्रोथ के लिए मोस्ट ऑफ द प्लांट, कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स अगर हम छोड़ दें। लेकिन अगर एसिडिक या बेसिक सोइल होगी तो क्या होगा, सीधी सी बात है, अगर पीएच सोइल की 5.5 से कम है तो वहां पे कुछ एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट जैसे एल्यूमिनियम हो गया या मैंगनीज हो गया, वो तो हाईली अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ये सारे उसको अवेलेबल नहीं होंगे, तो इसकी वजह से डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट अफेक्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर अल्कलाइन पीएच रहेगी कंटिन्यूअसली तो आयरन, जिंक, कॉपर, बोरोन जैसे एलिमेंट्स उसको अवेलेबल नहीं होंगी फ्रॉम द सोइल। तो जो स्पेसिफिक पीएच रेंज थी फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट वो हमने चेंज कर दी। तो प्लांट ग्रोथ के लिए मैक्सिमम 5.5 से 7 के बीच की जरूरी है। अब इसमें या तो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाए या बहुत ज्यादा अल्कलाइन हो जाए तो वो सपोर्ट नहीं करेगी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्लांट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, प्लांट की बात कर लिया। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो उसमें कैसे होता है पीएच चेंज। देखो, पीएच इंपॉर्टेंट है, आपको अभी तक तो पता चल गया। हमारे स्टमक में रिलीज होता है HCl, जो एक्टिवेट कर देता है प्रोरेनिन को। एक एंजाइम होता है इनएक्टिव फॉर्म में, प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, जो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। इसका मतलब HCl जरूरी है। लेकिन बीइंग स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर ये बहुत लंबे टाइम तक हमारे बॉडी में रहता है, हमारे स्टमक में रहता है, तो इट कैन कॉज प्रॉब्लम। नेचुरली तो जब बाइल आएगी उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन कई बार हमारी बॉडी में जो ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है तो उसकी वजह से पेन और इरिटेशन फील करते हैं, तो क्या 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 करते हैं फिर हम कि भाई इनो पी लो। मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, इनो क्योंकि एल्कलाइन है, जिनको हम एंटासिड भी कहते हैं, एंट एसिड, अगेंस्ट एसिड, तो उसके अगेंस्ट काम करती है। तो मतलब एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस लेना पड़ रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो लेना पड़ रहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको कहा जाता है, तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। टूथ डिके आजकल के बच्चों में, आप लोगों में और आपसे छोटे वालों में तो सीरियस प्रॉब्लम हो गई है अभी, कि पीएच सेंसिटिव है हमारे टीथ भी। इनेमल हमारे बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, लेकिन वो भी डिके हो जाता है। क्या आप में से कोई बता सकता है प्लांट में हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है? फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तब तक मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जैसे ही हम कोई स्वीट शुगरी सब्सटेंस खाते हैं हमारे माउथ का पीएच हो जाता है चेंज। अब जो इनेमल है ना बच्चों, वो बना हुआ है कैल्शियम फॉस्फेट का, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का। लेकिन ये भी कोरोड कर जाता है जब पीएच जो माउथ की है 5.5 से नीचे चली जाएगी, क्योंकि जैसे ही पीएच 5.5 से नीचे जाएगी बैक्टीरियल एक्शन उसमें स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम अपने दांतों को प्रॉपर्ली क्लीन नहीं कर रहे हैं, ब्रशिंग नहीं कर रहे हैं, तो फूड पार्टिकल्स वहां पे हैं, वो धीरे धीरे वहां पे एक कैविटी बनाना शुरू कर देते हैं बैक्टीरियल एक्शन की वजह से। तो इसकी एक ही रेमेडी है कि अपने दांतों को अच्छे से क्लीन करते रहिए, तो आप टूथ डिके और डेंटल प्लाक जैसी कंडीशन से बच सकते हैं। बताया किसी ने कमेंट सेक्शन में कि हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है प्लांट्स में? प्लांट्स में हार्डेस्ट सब्सटेंस का नाम है स्पोरोपोलेनिन। जो पोलन ग्रेन्स है ना, उसकी आउटर कवरिंग स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, इसलिए हजारों साल पुराने पोलन ग्रेन्स भी गुड कंडीशन में, वाइबल कंडीशन में मिल जाते हैं। अब प्लांट और एनिमल डिफेंस मैकेनिज्म के लिए भी यूज करते हैं पीएच को। कैसे? आपने देखा होगा मधुमक्खी जब आपको काटती है, बी स्टिंग करती है, या जो नेटल की जो लीव्स होती है वो जगह हमारे बॉडी में टच हो जाती है, तो वो क्या एक एसिड रिलीज करती है, फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, जिसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन होती है। इसी तरह बी स्टिंग, उसमें पेन और इरिटेशन होती है, तो आप अगर हमें कहते हैं ना कि भाई बेकिंग सोडा लगा लो जिससे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, क्यों? क्योंकि एसिड एंटर हुआ है हमारी बॉडी में, तो अगर बेस अप्लाई कर देंगे तो एसिड बेस से सोल्ट बन जाएगा, और वो रिएक्शन क्या होगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे लिए हेल्पफुल हो जाती है। कुछ और एग्जांपल अगर मैं बताऊं, कुछ और एग्जांपल्स में आप ले सकते हो भाई, विनेगर है, बड़ा फेमस है आजकल के बच्चों में। आपके जितने भी ये चाउमीन वगैरह बनते हैं, आप वो खाते हो, एसिटिक एसिड होता है। जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट हैं, खट्टे फ्रूट जिसको आप कहते हैं, ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, इन सब में क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। टैमरिंड, इमली, टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, और मिल्क जिसको हम दही कहते हैं, आप सोर मिल्क को, उसमें लैक्टिक एसिड होता है। तो बेटा जो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैब
ये क्या करता है, मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है। और अगर आपको पता हो तो कर्ड ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है एज कम्पेयर टू मिल्क, क्योंकि उसमें विटामिन B12 भी होता है जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा देता है। एंड स्ट्रिंग और नेटल स्ट्रिंग का मैं अभी आपको बता रहा था, दोनों में मेथनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स थे जो डे टू डे लाइफ में प्लांट या एनिमल्स एज ए डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन चीजों का यूज करते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने अभी तक पढ़ा कि भाई पीएच क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, बफर्स क्या होते हैं, पीएच का एवरीडे डे टू डे लाइफ में प्लांट या एनिमल किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। अब पीएच मेजर के लिए मैंने 3 मेथड्स बताए थे। एक मेथड तो क्या था, पीएच पेपर स्ट्रिप्स थे। दूसरा मेथड क्या था, पीएच मीटर था, वो आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया, उसमें तो आप रखेंगे तो तुरंत पता चल जाएगा। तीसरा जो मेथड होता है वो होता है इंडिकेटर्स, जो आपके सिलेबस में है। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स की बात हम करेंगे। इंडिकेटर क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो बता देता है कि कोई भी सॉल्यूशन जो है, कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है, बाय चेंजिंग देयर कलर। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम इंडिकेटर्स कहते हैं। 3 तरह के इंडिकेटर्स हम पढ़ेंगे। इसके अलावा एक आप कह सकते हैं, एक टाइप का इंडिकेटर और होता है जिसको गस्टेटरी इंडिकेटर्स आप कह सकते हैं, गस्टेटरी इंडिकेटर होता है। बट मेजरली देयर आर 3 टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। एक हो गया नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा हो गया सिंथेटिक या मैन मेड इंडिकेटर्स, और तीसरा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। और मैंने इसमें एक ऐड कर दिया गस्टेटरी इंडिकेटर। 4 टाइप के इंडिकेटर्स आपको पढ़ने हैं, बट सिलेबस में आपके बेसिकली 3 टाइप के इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, नेचुरल, सिंथेटिक एंड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो इनके बारे में हम एक एक चीज को डिटेल से पढ़ते हैं।